नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोकल फील्ड एट एन एटम। ये हमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि लॉरेंस फील्ड फाइंड आउट करो या फील्ड ऑफ ए डाइपोल इनसाइड ए कैविटी फाइंड आउट करो। ये आपकी बुक में जो आपके पास चार्ल्स किटल वाली बुक है उसमें ये आर्टिकल है। ये पूरा आर्टिकल जो है बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंसीडर करेंगे जिसके साइड साइड में जो हमने कैपेसिटर लगाए हैं, मतलब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हमने जो एक इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कनेक्ट किया बैटरी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड दी, तो ये जो है पोलराइज्ड हो गया। अब जो पोलराइजेशन के कारण हमारे पास इंड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं हम? डीपोलराइजेशन फील्ड। तो हमारे पास E1 जो है अप्लाइड फील्ड है, E2 हमारे पास डीपोलराइजेशन फील्ड है। देन हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो है अब यहाँ पर तो ये थोड़ी है कि यहीं तक जो है सीमित रहेगा, कि चार्ज यहीं तक रहेगा, नहीं। एक हमने स्फीयर कंसीडर कर लिया इमेजिनरी सा, जिसके अराउंड भी हमारे पास चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो जब हमने देखा कि अभी यहाँ पे जो था पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, और यहाँ पे जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव वाले चार्ज को ये अट्रैक्ट करा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे इस साइड नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गई है, तो स्फेयर में यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव आएगा और इस साइड नेगेटिव आएगा। ये थी हमारे पास चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इमेजिनरी स्फेयर की। इस स्फेयर को हम जो है लॉरेंस स्फेयर भी बोलते हैं। अब जो है यहाँ पे हमने आर्टिकल में लिखा है ना कि लोकल फील्ड एट एन एटम। तो एटम पे जो है हमने एटम पे फाइंड आउट करनी कि एटम पे कितनी लोकल फील्ड लग रही है हमारी। तो एक तो हमारे पास फील्ड आ गई E1 आ गई जो हमारी एक्सटर्नल थी, एक E2 इंड्यूस्ड हुई। फिर उसके बाद जो हमारी इमेजिनरी कैविटी थी उसके अराउंड भी जो हमारी E3 थी वो जनरेट हुई, तो हमने E3 लिख दिया। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तभी यहाँ पे E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है। अब जो यहाँ पे जो है इमेजिनरी स्फीयर के अराउंड चार्ज डेंसिटी हुई है, तो इसके जो कारण इंड्यूस्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वो E3 से डोनेट करेंगे। फिर उसके बाद हम एटम की बात करेंगे। तो अब इस स्फेरिकल कैविटी या डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात ले लो, यहाँ पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे। एटम्स हैं तो उनके डाइपोल्स भी होंगे, डाइपोल्स हैं तो मतलब उनका पोलराइजेशन भी होगा, क्योंकि पोलराइजेशन का आपका फॉर्मूला पता है आपको, डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो हम 1 बाय 1 जो है इन सब की वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट करेंगे। तो थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे तो डिस्कस करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच एन एटम सी और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एन एटम इज कॉल्ड इंटरनल लोकल फील्ड। इसको इंटरनल फील्ड भी बोलते हैं। तो क्या लिखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एटम देखता है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एटम साइड पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है? 4 लग रही हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लोकल फील्ड बोलते हैं। अब इसकी डेरिवेशन में क्या लिखेंगे हम? लेट अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया। अब एक एटम कंसीडर करेंगे ए, जिसका जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होगा। कंसीडर एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ, एक हमने कंसीडर किया इमेजिनरी स्फीयर जिसका रेडियस r है विद एटम ए, और एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एटम जो है हमारे पास सेंटर ऑफ द स्फीयर है, और ये हमारे पास रेडियस r है। तो हमारे पास जो है लोकल फील्ड का क्या रिजल्ट आएगा? सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं हम ऐड कर देंगे। अब 1 बाय 1 जो है इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टू फाइंड E1 क्या है? हमारे पास अप्लाइड फील्ड है जो हमारी लग रही है बाहर वाली जो है। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लग रही है ड्यू टू चार्ज डेंसिटी, उसी को हम बोलते हैं E1। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि E1 क्या है, जो हमारी चार्ज डेंसिटी है इसके जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कारण जो आ रही है वही E1 है। तो E इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब निकालेंगे हम E2 डीपोलराइजेशन फील्ड। तो डीपोलराइजिंग फील्ड क्या होती है? E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड ऑन 2 साइड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो हमारी दोनों साइड हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, उनके कारण जो है E2 जो है इंड्यूस्ड हो गया। जो हमारी ये पॉजिटिव वाली साइड और ये नेगेटिव वाली साइड, इसके कारण जो हमारा E2 जो है इंड्यूस्ड हो गया। इसका क्या फॉर्मूला होगा? माइनस सिग्मा पी एप्सिलॉन नॉट। अब आपको नेगेटिव का पतला लग ही गया होगा, क्योंकि हमारा E1 जो है
इस डायरेक्शन में है तो हमारा E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी हमारा यहाँ पे नेगेटिव लगा है। इसे क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे। अब निकालेंगे हम E3 के लिए थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो पहले E4 का फॉर्मूला देख लेंगे। इट इज़ द फील्ड ड्यू टू एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट इनसाइड द इमेजिनरी स्फेरिकल कैविटी फॉर ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो होती है हमारी E4 की वैल्यू 0 होती है ड्यू टू सिमेट्री। जैसे कि हम जानते हैं जो स्फेयर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण जो होते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो हैं उनका जो है अफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं ईच अदर। देन जो है हमारे पास जो E4 की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 0 हो जाएगी। इसी क्वेश्चन नंबर 4 दे देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी लॉरेंज फील्ड आ जाएगी E3। E3 क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस। जो हमारी सरफेस जो स्फेरिकल कैविटी था सरफेस का उसमें जो चार्जेस थे उसके कारण जो हमारे पास E3 जो है इंड्यूस्ड होगी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जो है लॉरेंज ने दिया था इसलिए इसको लॉरेंज फील्ड बोलते हैं। और जो हमारे पास जो स्फेरिकल था स्फेयर था स्फेरिकल कैविटी उसको हम लॉरेंज स्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे हमने डायग्राम को पूरा खोल के बना के लिखा है। यहाँ पे ये स्फेयर है, इसका रेडियस R था, यहाँ से ये एटम A और ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और हमने यहाँ पे एक स्मॉल सा एरिया कंसीडर किया DS और जिसका जो सरफेस है थीटा और डी थीटा के बीच में एंगल के बीच में है, और DQ चार्ज है ऑन DS के ऊपर DQ चार्ज है। रेडियस हमारा R है। अब हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू चार्ज DQ। इसका फार्मूला जैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पता है कि Q/4 एप्सिलॉन नॉट R² होता है। तो यहाँ पे Q क्या है चार्ज क्या है DQ है, और यहाँ पे DE3 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और जो हमारे पास R² है वो तो एग्जैक्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम cos थीटा का कंपोनेंट भी लिखेंगे। अब जो हमारी डायग्राम थी ऊपर वाली उसको हमने फिर से थोड़ा सा खोल के बना के लिखा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास DE3 था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था DE3, और जो हमारे पास तो यहाँ पे जो है दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गया DE3 cos थीटा और DE3 cos थीटा यहाँ पे साइन थीटा। और साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका जो इफेक्ट था वो कैंसिल आउट हो गया, तभी यहाँ पे इक्वेशन में हमने cos थीटा ही लिया है। तो PN था कंपोनेंट ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू DS। तो हमारा जो है PN जो है कंपोनेंट है पोलराइजेशन का जो DS के परपेंडिकुलर है। तो PN इजिकल्स टू P cos थीटा इजिकल्स टू DQ/DS। जो हमारे पास पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ये हमने P cos थीटा इजिकल्स टू DQ/DS लिख दिया और DQ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। तो हमने ये प्रोसेस इसलिए किया था कि हमें DQ की वैल्यू नहीं पता थी, हमने DQ की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। फिर हम DQ की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 5 में लिख देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ जाएगा P cos² थीटा DS/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। फिर हम जो है अब हमें जो है RS की वैल्यू चाहिए और QS की वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम जो है एक ट्रायंगल लेंगे AQS। जो हमारे पास ट्रायंगल है उसमें जो है हम QS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया है तो हमारे पास QS आ गया R साइन थीटा। और आपको पता है कि आर्क का फॉर्मूला होता है एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क क्या है यहाँ पे हमारे पास RS है, यहाँ पे हमें RS की ही वैल्यू चाहिए थी तो हमने RS की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एंगल हमारे पास d थीटा है, रेडियस हमारी R है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया DS का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग इनटू थिकनेस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग क्या है, रिंग हमारी स्फेरिकल है तो हमारे पास जो रिंग है उसका सर्कमफेरेंस क्या आएगा 2πr साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू R। इसको हमने रीअरेंज करके लिखा 2πr² साइन थीटा डी थीटा। अब जो हमारी DS की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे। फिर हमने पुट करके देखा तो जो कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स हमने कैंसिल आउट कर दी। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास E3 रह जाएगा और यहाँ पे जो है हम cos थीटा को x पुट करेंगे तो माइनस साइन थीटा डी थीटा dx के बराबर आ जाएगा और P/2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, जब हमारे पास 0 to π थी तो इसको जो है हमने जब यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज की तो हमारी लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं, 1 to -1 हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व की है। उसके बाद जो हमारी E3 की वैल्यू जो है
आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप जो सॉल्व करके लिखा है आप देख सकते हैं, खुद गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे E3 की वैल्यू आ जाएगी P/3 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अब जो हमारी सारी वैल्यूज़ तो इसको हम लोकल फील्ड वाले फॉर्मूला जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स और हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, सॉरी कैंसिल आउट नहीं होंगी ये, तो हमारे पास जो है डीपोलराइजेशन फील्ड है और ये हमारे पास जो पोलराइजेशन फील्ड है। तो इसको जो है हम इकट्ठा लिखेंगे E के बराबर। जो हमारे पास E की वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ पे मैंने गलती से जो है रो लिख दिया है, यहाँ पे सिग्मा आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा P एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है। तो इफेक्टिव फील्ड E विद इन द वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये हमने E को डिफाइन किया है यहाँ पे। तो ये था हमारे पास लॉरेंज फील्ड का आर्टिकल। तो आप इसका रिजल्ट चेक भी कर सकते हैं, यही आया है E+P/3 एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट आपको बुक में ही दिखा देती हूँ, इसे हम लॉरेंज रिलेशन भी कहते हैं, ई लोकल का फॉर्मूला। थैंक यू, हैव अ गुड डे।